हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। तो बच्चों आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उनमें एक एक करके उसके सारे ऑर्गेनेल्स देख रहे थे। तो इसके पहले हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था और अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस के बारे में। ओके, किसके बारे में? गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा था, ठीक है। उसके सारे फंक्शन देखे थे, स्ट्रक्चर देखा था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल्गी एपरेटस। बच्चों गोल्गी एपरेटस जो है इसके और भी नेम्स हैं, जैसे कि गोल्गी एपरेटस, जिसे कि गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, एंड लाइपोकॉन्ड्रियन भी बोलते हैं, एंड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये किसी को नहीं पता होगा ये नेम। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं एंड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इसे बोला जाता है, ठीक है। गोल्गी एपरेटस को इतने नाम दिए गए हैं, इतने नाम से इन्हें बुलाया जाता है। तो बच्चों जो सेल में जो गोल्गी एपरेटस की जहाँ पोजीशन होती है, मतलब मान लो ये सेल है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। एंड उससे लगा हुआ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाता है? ये क्या रहता है? ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है और फिर उसी से लगा हुआ गोल्गी एपरेटस हो जाएगा, ठीक है। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी जिसे बोल दीजिए आप, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक। इस तरीके से ये न्यूक्लियस के पास ही होते हैं। तो पहले तो ये जानने गोल्गी एपरेटस का नाम गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस क्यों पड़ा। तो इनकी जो डिस्कवरी किया था वो कैमिलो गोल्गी ने किया था, जो कि एक इटालियन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले आउल एंड कैट यानी कि उल्लू और बिल्ली के साइटोप्लाज्म में, उनके नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में उन्होंने इसको सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया था। किसमें? आउल एंड कैट के नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने नाम के बेस पर क्या नाम रख दिया, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, गोल्गी बॉडीज। और ये किस में पाए जाएंगे? तो पहले तो ये प्रोकैरियोट्स में जो है वो एब्सेंट होगा और यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनके अब हम शेप, साइज एंड नंबर की बात करें तो बच्चों ये शेप में यानी कि ये वेरिएबल होते हैं, इनका कोई नंबर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। सेल के टाइप पर वेरिएबल करेंगे और सेल के टाइप पर ये डिपेंड करेंगे, किस तरीके की सेल्स है उस तरीके से ये पाए जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये प्लायोमॉर्फिक होते हैं। इसका मतलब, प्लेयोमॉर्फिक का मतलब बच्चों क्या होता है कि जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी वैसे ये अपने शेप एंड साइज को चेंज करते हैं, अपने ये शेप एंड साइज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इसलिए इसे प्लेयोमॉर्फिक कहा जाता है, ठीक है। और ये एक जैसे कि एक कुछ नंबर दिए गए हैं, वैसे तो ये वेरी करते हैं, इनका कोई लिमिट नहीं होता है, बट कुछ एल्गी में ये सिंगल मिलता है देखने को और हायर प्लांट में लगभग 25,000 तक चला जाता है, ठीक है। इनकी नंबर्स होते हैं। अब हम लोग आगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनके क्या क्या नेम है, क्यों, किसने रखा और ये किस में प्रेजेंट होते हैं और कहाँ इनकी लोकेशन होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बच्चों इसमें स्ट्रक्चर जो है अभी ऊपर बताया कि ये न्यूक्लियस के पास होते हैं, ठीक। इसमें कुछ तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ रहे थे, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स पढ़े थे, वैसे ही सेम यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, गोल्गी एपरेटस में भी। तो यहाँ पे क्या होता है, सिस्टर्नी जो होता है बच्चों वो इलोंगेटेड होता है, यानी कि वहाँ पे भी इलोंगेटेड एंड पैरेलल था, फ्लैटन था, अनब्रांच था, लैमलर था और पैरेलल फॉर्म में मैनर में अरेंज था। मतलब पैरेलल देख रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कहाँ मिल रहे हैं ये लोग, तो ये क्या है, पैरेलल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें दो फेस पाई जाती है बच्चों, एक सिस फेस पाई जाती है एंड दूसरा ट्रांस फेस पाई जाती है। इन्हें नाम क्यों ऐसे रखा गया, क्योंकि जो बच्चों सेल होती है, सेल में ये मान लो ये सेल है, तो यहाँ पे हमने बताया था ये न्यूक्लियस हो गया, मैं ऐसे एन से डिनोट कर रही हूँ, चलो अच्छा लिख देती हूँ न्यूक्लियस। एंड ये क्या हो गया, ये हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गोल्गी
बॉडीज, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिस फॉर्म क्या होता है कि ये कॉन्वेक्स एंड सिस फॉर्म का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम, और ट्रांसफेज का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ये इट इज डायरेक्टिंग टूवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो इसका ये वाला फेज होगा सिस फॉर्म का, जो ये वाला फेज होगा, एक सेकेंड, ये वाला जो फेज होगा सिस फॉर्म का, मैं पिंक कलर से दिखा रही हूँ, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होगा, ठीक है। और ट्रांसफेज में क्या होता है कि ट्रांसफेज जो होगा, ये ट्रांसफेज ये क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ इनका मुंह होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा, और ये कैसे होते हैं, कॉनकेव होगा, ट्रांसफेज कॉनकेव होता है, और मैच्योरिंग फेज होगा। ट्रांसफेज कैसा होगा, ये मैच्योरिंग फेज होगा, ठीक है, मैच्योरिंग फेज होगा, और इसे हम एम फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, एम फेज भी कह सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्मिंग फेज, यानी कि इसे एफ फेज भी कह सकते हो, ठीक। इस तरीके से सिस फॉर्म जो होगा वो फॉर्मिंग फेज होगा। और इसी तरीके से बच्चों क्या होता है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स, ये आपको दिख रहा होगा, ये वेसिकल्स हैं, तो इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे था, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, तो वो क्या करते हैं, सॉरी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, तो ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे वेसिकल्स यहाँ से आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे वेसिकल्स आते हैं, जो कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होके थोड़ी मॉडिफाई होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। और फिर यहाँ पर गोल्गी एपरेटस में सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन यहाँ पे होता है, मॉडिफिकेशन प्रोटीन का होगा, और फिर इस तरीके से वेसिकल्स यहाँ पे नए बनते हैं, और ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकल जाते हैं, या तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकल जाएगा, या अगर नीड होगी, ये सेल है मान लो, तो ये कुछ वेसिकल्स प्रोटीन जो है वो लेकर के बाहर निकल जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया मान लो, प्रोटीन बाहर निकल जाएगा, जबकि कुछ प्रोटीन्स यानी कि वेसिकल्स के फॉर्म में जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करेंगे, वो सेल के ही अंदर किसी ऑर्गेनेल्स को अगर नीड होगी तो उसे दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, मटेरियल की पैकेजिंग और स्टोरेज करते हैं, यानी कि ये जो भी प्रोटीन बनाते हैं वहाँ से थोड़ी सी मॉडिफाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉडिफाई होके थोड़ी सी आती है प्रोटीन गोल्गी एपरेटस के पास, फिर गोल्गी एपरेटस क्या करता है, उसे ज़्यादा मॉडिफाई करता है, स्टोरेज करेगा, एंड पैकेजिंग करते हैं, मटेरियल की पैकेज करके बाहर भेजते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में, ओके। और ये क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन इनका, साइटोकाइनेसिस के समय ये सेल प्लेट के भी फॉर्मेशन करते हैं। एंड तीसरा है स्पर्मेटोजेनेसिस, जब ये प्रोसेस होता है तो वहाँ पर एक्रोसोम स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे ये फॉर्मेट करते हैं कौन, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी होता है, हेमीसेलुलोज की सिंथेसिस कौन किसके में हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इट फॉर्म द प्राइमरी लाइसोसोम, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें हम बहुत सारे लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड इस तरह के पढ़ेंगे। तो प्राइमरी जो लाइसोसोम है वो किसके हेल्प से बनता है, गोल्गी एपरेटस से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन। देखो बच्चों क्या होता है कि ये गोल्गी एपरेटस ग्लाइकोप्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन बनाते हैं प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करके। मॉडिफिकेशन तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मॉडिफिकेशन होगा, यानी कि इम्पॉर्टेंट साइट है, ये इम्पॉर्टेंट साइट है कौन, इम्पॉर्टेंट साइट कौन है, गोल्गी बॉडीज। किसके लिए, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन के लिए क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन बनाता है, ठीक है। इस तरीके से ये इनके फंक्शन हो गए हैं।
तो आप लोग से अगर पूछा जाए कि गोल्गी एपरेटस की क्या फंक्शन है, तो मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस यानी कि सॉरी मॉडिफाई करता है, बट उनका स्टोरेज एंड पैकेजिंग भी करते हैं। ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंट साइट कौन सा होगा, गोल्गी बॉडीज होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने गोल्गी एपरेटस पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स सीखेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए, मैं अपलोड करूंगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह वीडियो लाती रहूँगी ताकि हम लोग का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ख़त्म हो सके। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए, तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।